किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। साथियों मैं अमित महिला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ और आज दिनांक 12 अगस्त 2023 है। हर रोज की भांति आज भी हम किसी एक विशेष विषय को, जो कल हमने चर्चाएं आपके साथ की थी, उसके दूसरे भाग में आज हम आपसे महत्वपूर्ण उन विषयों पर बातचीत आप लोगों के बीच में करेंगे, जो जिससे कि आपको जैविक खेती के अंदर किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और ये जानकारी आपके लिए सबसे जरूरी है, सबसे महत्व रखती है, क्योंकि हमने जैविक का दामन अगर थाम लिया तो वहां पर हमें परिपूर्ण जानकारी का होना बहुत अति आवश्यक है। उसके बाद ही हम किसी तथ्य पर पहुंच सकते हैं कि हम जैविक को किस रूप में अपनाएं, कैसे अपनाएं, ताकि हमें नुकसान का सामना ना करना पड़े। तो आज उसी विषय पर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, जिन किसान साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक करें। इससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि सप्ताह में आने वाले 3 लाइव प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। वहाँ पर आप अपने सवाल जो भी हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, जो भी आपकी परेशानी है, वो आप पूछ सकते हैं उसी समय। और दूसरा, आने वाले वीडियो का, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। तो साथियों कल हमने जैविक खेती पर, जब हम रासायनिक को छोड़ के जैविक खेती में जब एंट्री करते हैं और जैविक खेती 1 साल 1.5 साल करके दोबारा फिर रासायनिक में एंट्री कर जाते हैं, इसके रीजन क्या हैं, उस विषय पर हमने कल आपसे बातचीत किया और आपने वीडियो को देखा। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप, अच्छा देखा और काफ़ी साथियों के रिप्लाई भी हमें आए और बहुत थैंकफुल यूजफुल वीडियो साथियों ने हमें बताया, तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आभार करते हैं। तो साथियों आज हम उसकी दूसरी कड़ी में आपसे बातचीत करते हैं। भाई हमने रासायनिक छोड़ के जैविक में आ तो गए, लेकिन उसके साथ साथ हमें किन किन चीज़ों पर मुख्य रूप से प्रकाश डालना है। सबसे पहली जो बात है, आप भले ही रासायनिक करते हो या जैविक करते हो, सबसे पहली जो बात है वो इस बात को आप ध्यान में रख लें कि आप अपनी मिट्टी की साल में 2 बार, और 2 बार नहीं तो 1 बार मिट्टी की जांच अवश्य आप कराएं। ये मैं उन साथियों से भी कहना चाहूँगा जो साथी रासायनिक करते हैं, और जैविक वाले के लिए तो सबसे जरूरी ये हमारा है ही, क्योंकि उससे जो है आप अपनी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन क्या है, जमीन का पीएच मान क्या है, किन किन मुख्य और किन किन सूक्ष्म पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी है, उसका हम अनुमान लगा सकते हैं। अब मान लीजिए आपने मिट्टी जांच करवा ली और मिट्टी जांच करवाने के बाद जब रिपोर्ट आपके सामने आई तो उसमें जो सामान्य स्तर पर जो पीएच मान होना चाहिए 6.5 से 7 के बीच में होना चाहिए, और ऑर्गेनिक कार्बन 0.97 के आसपास या उससे ऊपर होना चाहिए। वो तो है सामान्य स्थिति हमारी जमीन की। अगर हमारी जमीन का पीएच मान 7 से अबोव है, अगर हमारी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो 0.20, 0.35, 0.40, 45, 50 के आसपास है, तो वो एक शोचनीय विषय है हमारे लिए। क्यों? इसका एक रीजन है। वो रीजन क्या है? जब जब हम आगे बढ़ते जाएंगे वो हमें हर रास्ते में रुकावट डालता जाएगा ऑर्गेनिक कार्बन। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनिक कार्बन कम होता जाएगा उसी प्रकार जमीन को उर्वरकों की या मुख्य पोषक तत्वों की या सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक बढ़ती जाएगी। और वो आज मुख्य रूप से अगर बात करें तो रासायनिक वालों के साथ ये कार्य जारी हो चुका है। जारी कैसे हो चुका है कि वही रासायनिक साथी भी मेरे वीडियो को देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। जिन रासायनिक खेती करने वाले किसानों ने जहां पर यूरिया के 1 बोरे से शुरुआत की थी, जो जानकार थे, पढ़े लिखे थे, जिन लोगों ने 1 बोरे से यूरिया की शुरुआत की थी, आज वो बोरे 4 को क्रॉस कर गए। उत्पादन कितना हो रहा है? उत्पादन वही हो रहा है जो पहले हो रहा था, बल्कि उससे कम आता जा रहा है उत्पादन आपका। अब मैं मेरे आस पड़ोस हरियाणा की बात करूं, राजस्थान बॉर्डर मेरे बिल्कुल पास है, यहाँ की आसपास के एरिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे प्रति एकड़ अगर गेहूं की बात करें
तो कम से कम गेहूं जो है वो 21-22 क्विंटल को क्रॉस करता था प्रति 1 एकड़। लेकिन आज हालात उससे विपरीत हैं, आज वो 17-18 पर लुढ़क के आ गया है। जो जिस समय यूरिया डीएपी का उपयोग होता था, लेकिन आज यूरिया डीएपी के साथ पता नहीं तरह तरह के उत्पाद जो रासायनिक में आए हैं, एंजाइम वगैरह वगैरह, सभी का उपयोग फार्मर कर रहा है। एक सबसे बड़ी भूल जो हम करते हैं बीज उपचारित में शुरुआती समय में, वो हमारे लिए एक खतरे की घंटी बन चुकी है। और उसके बावजूद भी हमारे साथ क्या हो रहा है कि वो जो फंगसबल, वो दिमाग इत्यादि के लिए जो हम वो ट्रीटमेंट करते हैं वो कामयाब नहीं हो पाता है, क्योंकि फंगस का समाधान रासायनिक में नहीं है मित्रों। उसका समाधान केवल जैविक में है। जो विपरीत फंगस हमारे पास है, शत्रु फंगस हमारी जमीन में है, उसको हमारी मित्र फंगस ही खत्म कर सकती है। और वो मित्र फंगस खेत में कैसे आए? जब हम रासायनिक को बंद करें। आज कोई भी क्रॉप लगाने से पहले हम देखते हैं, काफी बार आपने देखा होगा, कोई भी क्रॉप हमने लगाया तो क्रॉप को लगाने से पहले आपने देखा होगा कि फसल शुरुआती समय में अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद उसकी कंडीशन जो है वो लो कंडीशन पर आ जाती है। यानी बीज से पौधे निकलना, जड़ से तना खत्म होना, ये इत्यादि सारी समस्याएं हमें घेर लेती है। उस समय फिर हमारा डाउट कहां जाता है कि हम देखते हैं कि उसको पौधे को उखाड़ते हैं तो वो कटा हुआ नजर आता है, तो उससे साफ ये जाहिर हो जाता है कि दीमक ने इसको नुकसान कर दिया। हम रासायनिक वाले के पास जाते हैं, भैया दीमक का प्रकोप है गेहूं में या कोई भी किसी भी क्रॉप में, और उसके लिए दवा दे दो। उसने बोरा भर के आपको दे दिया और आपने लाके खेत में डाल दिया। आपने 1% कतई इस बात का गौर नहीं किया कि आप जो कर रहे हैं वो कितना हमारे लिए फायदेमंद है और कितना हमारे लिए नुकसानदायक। आज मेरे इसी चैनल पर वेस्ट डिकम्पोजर अमित महिला चैनल के ऊपर आपने देखे होंगे काफी ऐसे वीडियो जिनका उपचार वेस्ट डिकम्पोजर, तरल वेस्ट डिकम्पोजर से हुआ, एनहेंसर से हुआ। 100% बीज का अंकुरण हुआ और उसकी ग्रोथ शानदार आई। उसका रीजन क्या था? बार बार हम कह तो देते हैं कि जी आप बीज उपचारित करो, वेस्ट डिकम्पोजर से बीज उपचारित करो, एनहेंसर से, लेकिन उससे फायदा क्या हो रहा है हमें? वो फायदा ये हो रहा है कि जब भी आप वेस्ट डिकम्पोजर से या एनहेंसर से उसको ट्रीटमेंट करते हो आप, तो एनहेंसर फंगसुअल समस्या को खत्म करने का काम करता है और ग्रोथ प्रमोटर है हमारा। और वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर जो नाइट्रोजन, एजोवेक्टर बैक्टीरिया और पीएसबी, फास्फोरस बैक्टीरिया, पोटास मोलाइजियम बैक्टीरिया, और उसके साथ जिंक बैक्टीरिया, और उसके साथ सुडोमोनासियम बैक्टीरिया का काम क्या है कि किसी भी तरह की जड़ गलन, जड़ सलन या उकटा रोग को वो आने नहीं देता है। और वो ऑलरेडी वेस्ट डिकम्पोजर में उपलब्ध है और बहुत अधिक मात्रा में है। तो उस वजह से वो क्रॉप्स जो है वो हमारी शानदार शुरुआती समय से भी अच्छा चलना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद जब क्या होता है, जब उसको सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता होती है या मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता है, जैसे फसल बढ़ेगी तो उसमें बढ़ेगी तो वो इत्यादि चीज हमारी जमीन में ना के बराबर है। यानी हमने वेस्ट डिकम्पोजर तो डाला, लेकिन जो एक्जोवेक्टर जितना जमीन में होना चाहिए उतना नहीं है, जितना पीएसबी होना चाहिए उतना नहीं है। शुरुआती समय में आपने वेस्ट डिकम्पोजर, तरल वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग किया, 2 साल में तरल वेस्ट डिकम्पोजर क्या करेगा, जितना भी आपके खेत में अन्य घुलनशील, जो भी एक घुलनशील होने के बाद एक नीचे जो रोक फास्फेट की परत जो जमीन, जिसके अंदर नाइट्रोजन भी है, जिसके अंदर फास्फोरस भी है, जिसके अंदर पोटास भी है, क्योंकि पौधे को आवश्यकता थी 10 केजी की, आपने वहां पर डाला 50 केजी, 40 केजी जो था वो नीचे जमीन में जाके एक फिक्स हो गया। उसको क्या करेगा वेस्ट डिकम्पोजर, जैसे ही वहां जाएगा तो वेस्ट डिकम्पोजर के बैक्टीरिया जो हैं वो उस परत को तोड़ने का काम करेंगे और उसको 1 साल में बिल्कुल पूर्ण रूप से तोड़ देंगे। फिर हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? हमें बेनिफिट ये मिलेगा जो अघुलनशील अवस्था में जो हमारा मटेरियल वहां पर पड़ा था वो सारा पौधे को देने का काम करेगा, तो फसल में बहुत ज्यादा ग्रोथ आएगी और ना यूरिया डालते हुए। लेकिन वो तब होगा जब हमारी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन सही मेंटेन होगा।
सबसे जरूरी पार्ट जो हमारे लिए है वो ऑर्गेनिक कार्बन का है, ना कि जमीन का पीएच मान क्या है, ना कि जमीन में किस पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी है, किस सूक्ष्म पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी है, उस पर डिपेंड करता है। ऑर्गेनिक कार्बन सही मेंटेन पर आ गया। आज वो मेरे खेत की वही बात मैं फिर आपको बता रहा हूं कि 1.40 को क्रॉस कर गया, 150 को जो क्रॉस कर चुका है। अब की बार मैंने जांच नहीं करवाई किसी कारणवश, तो मेरा अनुमान है कि 150 को क्रॉस कर गया है। आज 2 बार 3 बार वेस्ट डिकम्पोजर चलाने से खेत में फसल अच्छी हो रही है। हरी खाद मैं हर साल लगाने का काम कर रहा हूं, जिसका वीडियो ऑलरेडी आपने देखा भी होगा। और उसके अंदर सरसों की क्रॉप भी मैं अब की बार लगाऊंगा, वो क्रॉप्स भी आप देखना, उसका उत्पादन भी आप देखना, उसमें ना कोई रोग आपको मिलेगा, उसकी ट्रिलिंग आप देखना, फुटान आप देखना। ये सारी चीजें डिपेंड हमारे उसी ऑर्गेनिक कार्बन के ऊपर करती है। हम मुख्य रूप से गलतियां क्या कर रहे हैं, जमीन के अंदर जो खरपतवार आई उसको या तो खरपतवार नाशक का उपयोग करके जला दिया, या खरपतवार उसमें हुई, फसल निकाल ली, बाद में जो भी मटेरियल बचा, जितना भूसा इत्यादि जो भी बचा था उसको आग लगा दी। उससे क्या होगा, उससे हमारी जमीन की उर्वरकता शक्ति पर तो असर पड़े ही पड़ेगा, उसके साथ साथ हमारे मित्र जो भी बैक्टीरिया हमारी जमीन में हमने वेस्ट डिकम्पोजर, सूक्ष्म तत्वों का घोल इत्यादि जो डाल के बनाए थे, उनको भी हमने खत्म कर दिया। ये है मेन इश्यू जो हमारे लिए है। तो साथियों, सबसे जरूरी जो चीज है उसको आप समझिए, और उसको बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो आप जो है अपनी जमीन के अंदर कंपोस्टिंग खाद, गोबर की खाद तरल वेस्ट डिकम्पोजर से डिकम्पोज करके डालने का काम करें। फिर आपके पास समस्या ये आती है कि सर हमारे पास पशु नहीं है, गोबर की खाद हम नहीं डाल सकते हैं। तो बरसात के समय में अप्रैल लास्ट में आप अपने खेत में हरी खाद अवश्य लगाइए। उस प्रलोभन को 2 साल आप छोड़िए, जिसका लोभ आपको पड़ा हुआ है, जो अत्यधिक मात्रा में रासायनिक डाल के एक जमीन को 1 मिनट की फुर्सत नहीं आप दे रहे हैं। जमीन को जो चीज चाहिए, मिट्टी को जो चीज चाहिए, उर्वरकता शक्ति के लिए जो उसको उसके अंदर होना चाहिए, वो चीज उसके अंदर अवेलेबल नहीं है। तो वो चीज अगर नहीं आएगी तो वो रासायनिक से उसकी पूर्ति आप साथियों नहीं कर पाओगे। रासायनिक में कोई ऐसी दवा नहीं बनी जो जमीन के पीएच मान को नीचे ले आए। रासायनिक में ऐसी कोई दवा नहीं है जो ऑर्गेनिक कार्बन को आपका बढ़ा दे। ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, जमीन का पीएच मान सामान्य स्तर पर आएगा, तो वो केवल जो है वो जैविक खेती में पॉसिबल है, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आगे लंबे समय तक आप फार्मिंग करना चाहते हैं तो अब उसमें आप किस तरह से उस जमीन को ढालेंगे, किस तरह से उस जमीन को आप ले जाएंगे, उसके लिए मैंने आपको कहा है कि जो भी मिट्टी की जांच आप करवाते हो, उस जांच रिपोर्ट को मेरे पास आप भेजिए। ये नहीं है कि सीधा आपने ड्रम लिया, माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाना स्टार्ट कर दिया सभी प्रकार के, और सारी चीजें बना के ड्रमों में रख दी और वेस्ट डिकम्पोजर चलाना स्टार्ट कर दिया, और जो हमारा रासायनिक हम यूज करते थे, जो बिल्कुल उसका आदी हो चुकी थी हमारी जमीन, उसको तुरंत हमने जाम लगा दिया। अगर आप मिट्टी की जांच करवाएंगे और मेरे पास अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको एक उचित राय दी जाएगी, उचित सलाह दी जाएगी, और उसके अनुरूप आप करके अपनी जमीन को, धरती माता को आप बचा पाओगे, अपनी लागत को आप कम कर पाओगे, अपने उत्पादन को आप बढ़ा पाओगे, अपने परिवार को शुद्ध आप खिला पाओगे और शुद्ध आप खा पाओगे। क्या मानते हो, रासायनिक पेस्टिसाइड्स का उपयोग करके आप समझते हैं क्या अपने हिसाब से? जो खरपतवार नाशक का जो आप अपने खेत में डाल रहे हो ना, कैंसर का सबसे बड़ा कारक है। और खरपतवार नाशक की ही हम क्यों बात करें, अन्य जो दवाइयां आप खेत में डाल रहे हो, जैसे धान में, कपास में, कॉटन में, जो भी भयंकर जो जिन दवाइयों के ऊपर ऑलरेडी बैन लग चुका है, वो दवा हम खेत में अब भी यूज कर रहे हैं। बैन लगाने का रीजन क्या था वो आपको पता ही है, कैंसर का सबसे बड़ा, यानी उसको हम पालने का काम अपने शरीर में कर रहे हैं। और फिर जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, सारी चीजें उस समय आपको ज्ञात हो जाएंगी, फिर समय जा चुका होगा। ना तो आप जमीन को संभाल पाओगे, ना अपने परिवार को आप संभाल पाओगे, खुद को तो संभालना दूर की बातें हैं, एक आर्थिक बोझ आपके परिवार पर या आपके ऊपर नया और पड़ जाएगा।
क्योंकि उसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हॉस्पिटलों की हालात आज क्या है वो भली भांति आप जानते हैं। तो साथियों, मेरा पुण्य निवेदन यही है, तरल वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करो, मिट्टी को ठीक बनाओ, कंपोस्टिंग खाद अपने खेत में डालने का काम करें, और साल में एक बार हरी खाद आप अवश्य लगाइए, जिससे आपका जीवांश कार्बन भी बढ़ेगा, जिससे आपके मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के बैक्टीरिया भी बढ़ेंगे, और माइक्रोराजा इत्यादि फंगस भी हमारे खेत में पैदा होगी, राइजोबियम भी हमें मिलेगा हरी खाद से, और उससे बहुत अधिक मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी बढ़ोतरी हम कर पाएंगे। लेकिन वो पॉसिबल तब होगा जब आप अपनी सोच को बदलेंगे, अपने माइंड को बदलेंगे, और खेती करने का नजरिए के ऊपर आप ध्यान देंगे, तभी उस लाइन में आप बेनिफिट पा सकते हो। अन्यथा बेनिफिट पाने की कोई भी गुंजाइश हमारे पास नहीं है। फसल चक्र को किस लिए? क्योंकि लगातार हम एक क्रॉप लगा रहे हैं हमारे खेतों में, उससे भी हमारी जमीन खत्म होती जा रही है। एक बार दलहनी लगाइए, एक बार दूसरी यानी फसल चक्र को अवश्य अपनाइए। हरी खाद को साल में एक बार लगाइए, तरल वेस्ट डिकम्पोजर का पानी के साथ लगातार उपयोग कीजिए, एनहेंसर का छिड़काव में उपयोग कीजिए, गोबर की खाद उसके अंदर डालिए, फसल के अवशेषों को खेत में दबाने का काम आप कीजिए, और उनको वेस्ट डिकम्पोजर डिकम्पोज कीजिए। कुछ अपने आप डिकम्पोज हो जाएंगे, जो हमारा मित्र कीट दीमक है वो करने का काम करेगा। और इस तरह से अगर आप 2 साल 3 साल अगर सही टाइमिंग के अनुसार अगर खेती करेंगे, फार्मिंग करेंगे, 1 एकड़ से शुरुआत करके आप इसको 100 एकड़ तक भी ले जाने का काम कर सकते हैं। चाहे आपके पास बागवानी हो, चाहे आपके पास वेजिटेबल हो, और चाहे आपके पास कैसी भी क्रॉप्स क्यों ना हो। क्योंकि आप एक बात को अच्छी तरह जानते हो किसान साथियों, जितने रोग रासायनिक खेती में आते हैं उससे कहीं 60% रोग जो है हमारी जैविक खेती में आते हैं। वो क्यों? उसका रीजन ये है कि हमने मित्र कीट जो थे उनको बचाकर जैविक खेती में रखा हुआ है, और वो 60% रोग का प्रकोप जो कम हो रहा है उसका मुख्य रीजन जो हम वेस्ट डिकम्पोजर यूज करते हैं, तरल वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करते हैं, एनहेंसर का उपयोग करते हैं, उससे वो फायदा हमें मिल रहा है। तो साथियों, ये मेरा जैविक और रासायनिक खेती के ऊपर 2 पार्ट थे, ये आखिरी पार्ट है मेरा, और मैंने मेरे हिसाब से सारी चीज आपको बताने का काम किया है। और दूसरा ही एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, कच्ची गोबर की खाद कभी भी खेत में मत डालिए, अन्यथा आप बहुत बड़े नुकसान के भागीदार बनेंगे, क्योंकि इतनी फंगस आपके खेत में आ जाएगी जिसको आप कंट्रोल किसी भी रूप में नहीं कर पाएंगे। और फिर भी कोई समस्या, कोई दिक्कत कोई रह जाती है वीडियो में, तो मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पता कर सकते हैं। रिप्लाई देने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। तो साथियों, वीडियो को विराम देता हूं, और आने वाले समय में किसी नई जानकारी को लेकर फिर दोबारा आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहेंगे, और जाने से पहले मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जिन किसान साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन घंटी को नहीं दबाया है, ऑल पर क्लिक नहीं किया है, तो वो प्लीज कर लीजिए। उससे बेनिफिट आपको ये होगा, आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन, और सप्ताह में 3 दिन होने वाले लाइव प्रोग्राम को आप देख पाएंगे, सुन पाएंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।